हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए, हाँ देखिए, हम वैसे भी सबका वेट ही कर रहे हैं ना, तो मैं समझा देती हूँ। वो एलएच सर्ज है ना, वो उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको कुछ भी मेडिसिन दोगे ना, तो ये अगर आपको पता होगा तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो मेरा सिंपल, हाँ हाँ हाँ, तो सिंपल सिंपल क्या याद रखने का, कि जब भी मेंसेस के डे 2 या डे 3 होता है, तो तब क्या होता है ना कि सब हार्मोन लो लेवल पे होते हैं। एफएसएच डाउन, एलएच डाउन, यानी अपने नॉर्मल रेंज में। कितनी नॉर्मल रेंज में एफएसएच एलएच कितनी नॉर्मल रेंज होगी, मैंने बताया था, याद हो तो आपको। हाँ हाँ, 1.2 से 8 के बीच। 8, हाँ। तो दैट इज कॉल्ड लो, लो लेवल, ठीक है। लो लेवल यानी कि वो नॉर्मल कहलाता है। पर जब भी कोई ओवरी में एक्टिविटी होती है ना, ओवरी में एक्टिविटी मीन्स फॉलिकल बनना शुरू होता है, तो क्या होगा कि इस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो इस्ट्रोजन और एफएसएच से रिक्रूट होते हैं। तो धीरे धीरे एफएसएच थोड़ा बढ़ेगा और इस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो फॉलिकल रिक्रूट होना शुरू हो गए। एफएसएच का काम सिर्फ इतना है, एफएसएच का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको एक्टिवेट करता है फॉलिकल्स बनने के लिए। एक बार बन गए फॉलिकल, एक्टिव हो गए, तो 5वें 6ठे दिन पे फिर एफएसएच डाउन चला जाएगा। ईस्ट्रोजन बढ़ेगा पर एफएसएच डाउन जाएगा। अभी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए उसको एलएच बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच इज इक्वल टू एंड्रोजन हार्मोन, मीन्स इट इज अ मेल टाइप हार्मोन बोल सकते हैं उसे। तो उसमें क्या होगा, एलएच धीरे धीरे राइज करेगा 6ठे दिन के बाद। तो धीरे धीरे फॉलिकल जैसे बढ़ेगा, एलएच बढ़ेगा, ऐसे फॉलिकल बढ़ेगा। और इस्ट्रोजन बढ़ेगा, ऐसे फॉलिकल भी बढ़ेगा, और साथ में एंडोमेट्रियम भी ग्रो करेगी। इस्ट्रोजन दो काम करता है। तो अभी एलएच एकदम उसका एक लेवल आता है कि हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, पर कब तक बढ़ेगा, तो उसका मैक्सिमम लेवल हो जाता है, उसे एलएच पीक बोलते हैं, ठीक है। तो एलएच पीक बोलते हैं, तब उसका सर्ज होगा। सर्ज यानी एकदम से शटअप होके एकदम डाउन जाएगा, उसको एलएच सर्ज बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि बलून में हवा भरो 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 भरो, फिर एक बार बलून टूटेगा। तो इसका एलएच सर्ज का ऐसा होता है, एलएच पीक आएगा और फिर उसका सर्ज होगा, तो वो फट से नीचे डाउन करेगा। तो वो जो फिनोमिना है उसको एलएच सर्ज बोलते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, क्योंकि एलएच सर्ज होगा ना, उसके 24 या 36 घंटे बाद ओव्यूलेशन होगा। तो इसके लिए एलएच सर्ज का इतना इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, ठीक है। बस फिर तो क्या है, एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो एफएसएच एलएच डाउन जाएंगे, और ओवरी है ना, उसमें फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, और वो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा। तो वो प्रेगनेंसी को नरिश करने के लिए, प्रेगनेंसी रुकी तो प्रोजेस्टेरोन उसे नरिश करेगा, नहीं रुकी तो पास फिर से सब लो लेवल पे आ जाएंगे और मेंसेस आ जाएगा पेशेंट को। आया समझ में? ओके, वेलकम ऑल। अभी हमने लेक्चर शुरू नहीं किया था, ये सिर्फ क्वेरीज थी, वो सॉल्व कर रहे थे। दूसरे किसी को भी क्वेरी है तो सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ आगे। किसी को अब तक कुछ डाउट हो ना तो क्लियर कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हर एक का हम सीखेंगे। कैन ओव्यूलेशन के टाइप कैसे है, ट्यूबल फैक्टर है तो क्या करेंगे, यूट्राइन फैक्टर है तो क्या करेंगे, फिर टाइम मिला तो मेल इनफर्टिलिटी भी आज ही आएगा, वरना कल के लेक्चर में जाएगा। देखते हैं कैसा टाइम रहता है। तो अभी तक का किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं लेक्चर आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। तो हम कल यहां तक थे कि एन ओव्यूलेशन के 4 टाइप।
हमने पहले मेंस्ट्रुएशन ऑफ फिजियोलॉजी में क्या सीखा, कैसे ओव्यूलेशन होता है। मैंने बताया पहले एफएसएच डाउन हो, एफएसएच एक्टिवेशन से फॉलिकुलोजेनेसिस होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एलएच सर्ज होगा और ओव्यूलेशन होगा। अभी मुझे सराउंडिंग आवाज बहुत आ रही है, मैं म्यूट करती हूँ। आपको जब भी क्वेश्चन पूछना हो अनम्यूट करके पूछना। हाँ, तो अभी हम सीखेंगे एनओव्यूलेशन। हमने कल तक नॉर्मल सीखा, अभी पैथोलॉजी सीखनी है कि ये तो हमें पता है कि एफएसएच एलएच सब नॉर्मल होगा, फिर एग बनेगा, फिर एलएच सर्ज होगा, ओव्यूलेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन राइज होगा और प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो सारे नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे एट द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पर अभी इसमें कुछ इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो डे 2H, डे 2 5 ऐसा, डे 5 ऐसा बोलूं तो उसको आपको मेंस्ट्रुअल का डे गिनने का। तो यूजुअली जो बेजल एफएसएच बोलते हैं तो वो ऑलवेज मेंसेस के डे 2 या डे 3 पे होता है, तो ही हमें पक्का रिजल्ट पता चलता है। एफएसएच और एलएच ऐसे दो है हार्मोन कि वो एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन मेंसेस के दूसरे दिन ही कराने चाहिए, तो हमें पक्का रिजल्ट पता चलेगा। टीएसएच और प्रोलैक्टिन आप कभी भी करा सकते हो, एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन आप कभी भी करा सकते हो। तो पहला एक WHO टाइप 1 है, वो है हाइपो। कल मैंने बोला था व्हाट इज हाइपो, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। एफएसएच और एस्ट्रोजन याद नहीं रखो तो चलेगा, सिर्फ एफएसएच का याद रखो। एफएसएच एलएच दोनों लो है तो इसको बोलते हैं हाइपो। तो आप देखो कि एक्टिवेशन के लिए एफएसएच तो चाहिए। अभी इस पेशेंट का बेसल एफएसएच से भी एफएसएच कम है, मींस 1.2 से भी लोअर है, 0.1 एफएसएच, 0.1 एलएच। तो इतना कम है कि आप क्लोमिफेन, साइफिन या कुछ भी मेडिसिन दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हाइपो में आप कितनी भी मेडिसिन दे लो उसका फॉलिकल डोमिनेंट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है कॉमनेस्ट ऑफ एन ओव्यूलेशन कॉजेस पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना, ठीक है। तो पीसीओडी क्या है, अभी आप देखते होंगे कि पीसीओडी हमें यंग गर्ल्स से लेके 30-35 35 तक बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो आप देखोगे सबको बोलते हैं आपको पीसीओडी है, पर पीसीओडी का डायग्नोसिस पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको पीसीओएस बोल देने का, मेंसेस नहीं आता है ना तो बोल देते पीसीओएस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज पीसीओएस? पीसीओएस में जब एफएसएच और टू एलएच का रेशियो रिवर्स होता है तो उसे पीसीओएस बोलते हैं। मीन्स एफएसएच है वो डाउन होता है, डाउन यानी नॉर्मल होता है जो होना चाहिए वो, और एलएच उससे डबल होता है या उससे भी हायर होता है। एग्जाम्पल दूं तो एफएसएच 4 या 5 होगा, सपोज मान लो कि एफएसएच 5 है, तो आइडियली एलएच भी 4 या 5 होना चाहिए। नॉर्मली जो बेजल लेवल होता है ना वो एफएसएच एलएच का 1 पॉइंट का डिफरेंस होगा, पर ऑलमोस्ट दे आर सेम, मीन्स ऑलमोस्ट दे शुड बी लेस देन 8। पर जब एफएसएच 5 होए और एलएच डे 2 पे आपको 15 मिला तो क्या हुआ, एलएच एफएसएच से 3 गुना ज्यादा है। तो पूरा जो रेशियो है 1:1 रेशियो होना चाहिए एफएसएच एलएच का। तो ये रेशियो व्हेन ऑल्टर्ड हो जाता है, एलएच एंड्रोजन लेवल हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। सो इट कैरीज WHO टाइप 2 एनओव्यूलेशन स्टेज, ठीक है। व्हाट इज टाइप 3? जब
FSH और LH हाई हो जाते हैं। हाई यानी कितना हाई? मोर देन 20। जब 8 से आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कि धीरे धीरे ओवरी का फंक्शन डाउन होना शुरू हुआ है। समटाइम्स किसी स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है, पर जब FSH और LH डे 2 पे 20 से भी ज्यादा मिले आपको तो इट इज गोइंग इन द फेलियर, और 40 यूनिट से ज्यादा मिले तो इट इज अ पक्का केस ऑफ प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। व्हाट इज दैट? ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी है आपके प्रैक्टिस में। अगर किसी का FSH LH डे 2 डे 3 पे 20 से ज्यादा है तो इट इज स्टार्टिंग गोइंग इन। 8 से ज्यादा है तो शुरुआत हुई है, 20 आया तो है फेलियर है, और 40 से ज्यादा है तो इट इज अ पक्का केस। तो प्राइमरी ओवेरियन फेलियर उसको बोलते हैं। मीन्स आप इसमें कुछ भी कर लो, ऐसे पेशेंट में प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी लेनी रखनी है तो क्या करेंगे वो हमें आगे सिखाती हूँ। पहले आप इतना याद रखो, टाइप 3 इज ओवेरियन फेलियर, टाइप 4 इज हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया वेर प्रोलैक्टिन लेवल मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml। किसमें होगा प्रोलैक्टिन हाई? पीसीओडी होता है ना, तो उसमें भी प्रोलैक्टिन हाई होता है, पीसीओडी के वजह से होता है। दूसरा माइक्रो एडिनोमा एंड मैक्रो एडिनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होगा ना छोटा तो भी ये हाई हो सकता है। तो ये सारे कॉज एन ओव्यूलेशन के रूल्ड आउट करने हैं। ठीक है, अभी हम सीखेंगे ये है तो ये क्या करेंगे। पहले हम लेते हैं टाइप 1। टाइप 1 इज, हमने क्या सीखा? हाइपो हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, लो FSH लो LH, मीन्स जो इनर है ना वही नहीं बनता है। तो ऐसा पेशेंट कैसे प्रेजेंट होगा आपके पास? एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। साइकिल आती है पर बहुत कम आती है, ओनली एक दिन ही रहता है, या लंबे समय से एमेनोरिया है। जब भी ऐसा कोई पेशेंट मिले तो उसका FSH LH TSH प्रोलैक्टिन कराओ तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोलैक्टिन नॉर्मल मिलेगा आपको, पर सिर्फ FSH LH लो मिलेगा। तो FSH LH ही बहुत लो है तो आप क्या करोगे? किस में मिलेगा? एक तो इडियोपैथिक, कोई कॉज नहीं होता है। दूसरा वेरी अंडर नरिश्ड माल नरिश्ड पेशेंट, जिसका वेट बहुत कम है, जिसको पुअर न्यूट्रिशन है, एथलेटिक्स है बहुत, स्ट्रेस जिसमें बहुत है, तो ऐसे केसेस में कई बार इतना उनका FSH LH बहुत डाउन हो जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? पहली बात, क्लोमिफिन या लेट्रोजोल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्लोमिफिन और लेट्रोजोल वहीं पे वर्क करेगा जहाँ FSH थोड़ा है उसे पुश करने के लिए, पर यहाँ पे उसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे कोई भी ओरल मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। उसको फिर भी प्रेगनेंसी रखनी है तो उसको बाहर से FSH LH आपको देना पड़ेगा। वो इंजेक्शन जो आते हैं FSH LH के उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स इंजेक्शन, गोनेडोट्रोफिन्स इंजेक्शन। तो वो दोगे तो उसका FSH LH बढ़ेगा तो फॉलिकल्स बनेंगे। तो इसमें कोई मेडिसिन वर्क नहीं करेगी, ओनली क्या वर्क करेगा? GnR गोनेडोट्रोफिन्स, दैट इज टाइप 1। नाउ टाइप 2 इज TCOD। इसमें जो बीच वाला क्राइटेरिया है ना, ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी कॉमन, रोटोड्रम क्राइटेरिया ऑफ PCOS।
पीसीओएस कैसे पक्का गिनेंगे, उसके 3 मार्कर होते हैं. फर्स्ट इज पेशेंट इज डायग्नोस्ड एज ए क्रॉनिक एन ओव्यूलेशन. पेशेंट ने बहुत सारा ओव्यूलेशन का स्टडी कराया है, फिर भी उसे मिलता है क्रोनिक एन ओव्यूलेशन. दूसरा, बायोलॉजिकल मार्कर LH FSH LH रेशियो अल्टर्ड. तीसरा, अल्ट्रासाउंड में नेकलेस अपीयरेंस मिलेगा. व्हाट इज नेकलेस, मैं बताती हूँ बीच पीछे. नेकलेस यानी एक ओवरी है तो उसमें आइडियली 8 to 10 फॉलिकल्स दिखते हैं हमें जनरली, नॉर्मली एक ओवरी में. यहाँ पे एक ओवरी में मोर देन 12 फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे देखने को मिलेंगे. और वो ऐसे छोटे 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 पानी की गांठ जो बोलते हैं ना, छोटे छोटे पूरी ओवरी में, पेरिफेरी में ऐसे हमने जैसे हार पहना हो, नेकलेस पहना हो, ऐसे दिखेंगे. तो उसको बोलते हैं नेकलेस पैटर्न ऑफ पीसीओएस. तो 3 क्राइटेरिया हुआ: क्रोनिक एनोव्यूलेशन, FSH-LH रेशियो अल्टर्ड एंड नेकलेस अपीयरेंस ऑन यूएसजी. तो जब ये तीनों में से 2 क्राइटेरिया होते हैं तो इट इज अ पक्का केस ऑफ पीसीओडी. तो उसको बोलते हैं रोटोड्रम क्राइटेरिया ऑफ पीसीओडी. दिस इज कॉल्ड नेकलेस अपीयरेंस ऑफ ओवरी. आप देख सकते हो ये है वो ओवरी है, एक ओवरी है, ठीक है. सॉरी, दिस इज ओवरी है. और इसमें है ना, ये देखो, ये है वो छोटे 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 स्मॉल फॉलिकल्स है, ऐसे पड़े हैं. तो इट इज कॉल्ड नेकलेस अपीयरेंस. सो ये पीसीओडी का टिपिकल पिक्चर है. तो कैसा पिक्चर मिलेगा हमें देखने को? more than 12 follicles of 2 to 9 mm in diameter and ovarian volume more than 10 centimeter. नॉर्मल ओवेरियन वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल ओवरी की साइज कितनी होती है? 4 या 5 सेंटीमीटर. जब उसका वॉल्यूम मोर देन 10 सेंटीमीटर हो जाता है ड्यू टू इतने सारे फॉलिकल्स की वजह से, तो इसको हम पीसीओडी बोलेंगे. क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके. अभी तो पीसीओडी की ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अभी आपको ने सब समझ लिया. हाँ, मैं एक बात, हाँ बोलिए. हाँ हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर आरती, बोलिए बोलिए डॉक्टर आरती. अनम्यूट कीजिए आप लेफ्ट साइड को, माइक्रोफोन दबा के. लेफ्ट साइड है ना, वो उसको प्रेस करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा आपका माइक्रोफोन. अच्छा, और वरना यहीं से मैं करती हूँ. आपको करना पड़ेगा डॉक्टर आरती. हाँ बोलिए डॉक्टर आरती. हाँ बोलिए डॉक्टर आरती, बोलिए बोलिए. अच्छा, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा. हाँ, आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मैं देने ही वाली हूँ सबको. ठीक है, आपको बीच में डाउट हो तो कभी भी पूछ लेना. हाँ हाँ हाँ, अभी है ना. हाँ ओके.
अभी पीसीओएस, ठीक है। तो हाँ, मैं एक बात बताना सबको भूल गई कि पहले तो जो ओव्यूलेशन है वो हम अल्ट्रासाउंड से फॉलिकुलर स्टडी से देखेंगे। दूसरा हमने सीखा कि हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन से सीखेंगे। तीसरा हम कैसे सीख सकते हैं, एलएच सर्ज किट आती है मार्केट में, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन किट। जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वहाँ पे वो लोग इतने सारे पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं बुलाते हैं ओव्यूलेशन चेक करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, या तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन कराते हैं या तो पेशेंट को ओव्यूलेशन किट लिख देते हैं। अभी यहाँ पे भी ये ट्रेंड बहुत आया है। जो लोग वर्किंग करते हैं, जो लोग, क्योंकि फॉलिकुलर स्टडी के लिए तो बारी बारी ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ेगा। और ऐसी जगह है, सपोज आप ऐसी जगह हो कि वहां पे आप अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते हो, तो आप क्या करो, एलएच सर्च किट आती है मार्केट में, उसको ओव्यूलेशन किट बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, जब एलएच पीक होगा ना, हमने सीखा एलएच सर्ज होगा ना, तो वो एलएच यूरिन में दिखेगा। तो ऐसी ओव्यूलेशन किट मार्केट में अवेलेबल है, लाइक प्रेगनेंसी किट। जो प्रेगनेंसी किट है वो क्या मेजर करती है, बीटा एचसीजी इन यूरिन होता है ना। जब प्रेगनेंसी रुकती है तो बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन बढ़ता है और वो उसे यूरिन में डिटेक्ट करती है, यूपीटी जो प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। तो ये जो एलएच सर्च किट आती है ना, ओव्यूलेशन किट, ये ऐसी ही आती है। तो उसमें भी सिर्फ 12वें या 10वें दिन से शुरू करा लो पेशेंट को, क्योंकि हमें नहीं पता है किसका क्या होगा। तो 10वें दिन से डेली मॉर्निंग पेशेंट को बोलने का, इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा करने का, यूरिन रखने का, डेली करने का। जब 2 लाइन मिले तो उसके 24 घंटे में रिलेशन आपको रखना है। मीन्स 24 घंटा, 24 से 36 घंटे में तो 2 लाइन आई, दैट मीन्स कि उसका एलएच सर्च हो गया। एलएच सर्च होने के 24 से 36 घंटे में ओव्यूलेशन होता है। तो जब 2 लाइन मिले तब से लेके 2 दिन में आपको रिलेशन रखने का। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं जब अल्ट्रासाउंड नहीं कराना हो और टाइम्ड, इसको टाइम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट जो कपल होता है वो महीने के 28 दिन रिलेशन रखे, पर ओव्यूलेशन के टाइम के पे रिलेशन नहीं रखेगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। क्योंकि एक बार ओव्यूलेशन हो जाए ना, तो वो अंडा है वो 24 से 48 घंटे ही लाइव रहता है। तो उसी टाइम पे रिलेशन हुआ ना तो ही प्रेगनेंसी रुकेगी, वरना प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आप एलएच सर्च किट से भी ओव्यूलेशन चेक कर सकते हो। तो ये बात एक खास बताना था कि कैसे आप चेक करोगे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम पीसीओएस पे थे कि पीसीओएस में आपने देखा कि क्रॉनिक एनोव्यूलेशन मिलेगा, अल्ट्रासाउंड कराओगे तो नेकलेस अपीयरेंस मिलेगा, ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 सेंटीमीटर होगा। आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराओ तो ये देखने का कि क्या है, अनमैरिड है तो यूएसजी एब्डोमेन कराने की, मैरिड है तो ऑलवेज यूएसजी पेल्विस कराने की। तो अच्छा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अच्छा व्यू मिलेगा, तो अच्छी तरीके से देख पाएंगे और पता चलेगा। तो उसमें लिखेंगे कि थिकनड स्ट्रोमा विथ मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, नेकलेस अपीयरेंस, ऐसा कई लोग लिखते हैं। तो मैनेजमेंट आपको पीसीओएस का आना चाहिए, ठीक है। तो पीसीओएस मीन्स हमने क्या देखा, उसमें एलएच रेशियो है वो हाई होता है, एलएच हाई होता है। तो हमें फॉलिकल बनाने के लिए हमने पहले क्या सीखा कि सब लेवल डाउन हो गए तो ही फॉलिकल ग्रो करेगा। अभी यहाँ तो एलएच दूसरे दिन ही 12-15 पे है, तो कैसे फॉलिकल बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलएच डाउन लाना पड़ेगा, एंड्रोजन डाउन लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाएंगे, तो एंड्रोजन डाउन लाने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। कौन सी मेडिसिन दोगे,
दो मेडिसिन बहुत पॉपुलर है, एक मेटफॉर्मिन और एक मायोआइनोसिटॉल। ये सारी दवाइयां हैं, वो ड्रग वाले लेक्चर में फिर से लेनी है, पर ये अभी मैं शॉर्ट में ट्रीटमेंट बता देती हूँ। तो मेटफॉर्मिन है, वो मेटफॉर्मिन यानी जो डायबिटीज में देते हैं वही दवाई। तो मेटफॉर्मिन हम स्टेप अप डोज में देते हैं। स्टेप अप यानी मेटफॉर्मिन सबको पता है, इससे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, तो एकदम टॉलरेट नहीं करेगा पेशेंट। तो हम कैसे देंगे? स्टेप अप डोज में देंगे। पहला वीक है, उसमें क्या देंगे? 500 मिलीग्राम। पेशेंट को बोलने का आपको कुछ दिक्कत नहीं है तो 2 टाइम लो, 1 वीक। दिक्कत नहीं है तो 3 टाइम कर दो। आइडियल डोज उसका 1500 मिलीग्राम थ्राइस अ डे है, 3 टाइम्स अ डे है। पर धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाओ। कितने समय तक देने की? मिनिमम 4 to 5 मंथ्स, क्योंकि 1-2 महीने या 5-10 दिन की दवाई से रिजल्ट नहीं आएगा। देन 1000 मिलीग्राम, पहले 500 मिलीग्राम डेली फॉर 1 वीक, फिर 500 मिलीग्राम 1 बीडी फॉर 1 वीक, फिर 500 मिलीग्राम 1 TDS। पर पेशेंट को बोलने का कि इससे आपको वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से डोज कम ज्यादा कर सकते हो। पेशेंट को ही बोल देने का, क्योंकि सबका शरीर है वो डिफरेंट होता है, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा हमें नहीं पता है। कई लोग टॉलरेट करते हैं, किसी को नहीं पाती है। पर साथ में बोलने का इट इज वंडरफुल ड्रग फॉर पीसीओडी, तो आप लो तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा भी बोल देने का। दूसरा आता है मायोआइनोसिटॉल। मायोआइनोसिटॉल वो ड्रग, ये सारी ड्रग है ना, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरी सिखाऊंगी मैं, एक एक ड्रग सिखाऊंगी इनफर्टिलिटी की। हाँ बोलिए। हाँ दे सकते हैं ना, हाँ वॉमिकाइंड MD4 दे देने की। फिर दूसरा जो आता है मायोआइनोसिटॉल। तो मायोआइनोसिटॉल जो टैबलेट है वो 3 ग्राम डेली देना है, पर जो मार्केट में अवेलेबल है ना उसमें इतना नहीं होता है, तो यूजुअली हम 1 बीडी सुबह शाम 3 महीने के लिए देते हैं। ओवाब्लेस मायो आती है, मैनकाइंड की देनी हो तो अच्छी वाली मायो, ओवाब्लेस मायो मैनकाइंड की 1 बीडी फॉर 3 to 6 मंथ्स, फॉर 3 to 4 मंथ्स के लिए। तो ये दोनों दवाइयां हैं, वो क्या करेगी? एंड्रोजन लेवल को डाउन करने का काम करेगी। उसके साथ आप फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन शुरू कर सकते हो विथ क्लोमिफिन और लेट्रोजोल। वो मैं सिखाऊंगी कैसे इंडक्शन करते हैं। तो इतना पक्का देना पड़ता है। अगर पेशेंट ने 6 महीने तक लिया, 4 महीने तक लिया और रिजल्ट नहीं मिलता है मेडिसिन से, इससे आगे कोई मेडिसिन नहीं आएगी। इस अच्छी तरीके से लिया और तो भी रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर उसे LOD मीन्स लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग वो क्या होता है वो मैं बताती हूँ इसमें। दिस इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। ये दिखता है, ये है ना, ये यूट्रस है और ये है 2 ओवरी है। तो उसमें से ऐसे मशीन से ड्रिल करते हैं, जैसे हम नहीं करते ऐसे ड्रिल किया है। तो क्या करेगा, वो फ्लूइड निकल जाएगा, तो एंड्रोजन लेवल डाउन आएगा। तो जब दवाई से ट्रीट नहीं होता है तो लेप्रोस्कोपी से ओवरियम को ड्रिल करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं LOD, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। गॉट इट? तो ये हमारा हुआ PCOD मैनेजमेंट मैंने सिखाया। हाँ ये बात बताना भूल गई, PCOD में मोस्टली ओबेस पेशेंट होता है, तो 10% वेट रिड्यूस करेगा ना तो भी उसका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो सकता है।
तो पहले वेट रिडक्शन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, फिर आप मेटफॉर्मिन और मायोआइनोसिटोल ऐड करो, ठीक है। उसके साथ क्लोमिफेन और लेट्रोजोल से इंड्यूस करो। नहीं होता है तो एलओडी ड्रिलिंग करो, नहीं होता है तो फिर आईवीएफ कर सकते हो, आईयूआई या आईवीएफ। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, देखिए अभी क्या है ना कि सपोज अनमैरिड गर्ल है तो उसमें तो देना नहीं है। अभी आप इनफर्टिलिटी के लिए दे रहे हो ना, तो हाँ, अभी इनफर्टिलिटी के लिए दे रहे हो ना, तो आइडियली तो पहले महीने मेटफॉर्मिन और ये दो, फिर दूसरे महीने से आप इंडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। पहला एक महीना तो हाँ कर सकते हो आइडियली, क्योंकि क्या होगा ना, आप एक महीना दोगे तो उसका एंड्रोजन लेवल थोड़ा डाउन आएगा, फिर दूसरे महीने से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको एकदम एंड्रोजन लेवल डाउन करना है ना, तो आप उस टाइम पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी यूज कर सकते हो। तो एक महीना आइडियली हम लोग क्या करते हैं कि एक महीना उसको मेटफॉर्मिन देंगे, आयोनोसिटोल तो देना ही है 3-4 महीने तो, पर उस महीने में पहली बार आया ना तो एक महीना आप ओवरऑल दे दो, ठीक है। तो ओवरऑल से बेटर देना है तो आप उसको साइप्रोटिरोन एसीटेट वाली ओसी पिल दो। डाइन 35 आती है, डाइन 35, जिसमें जिसमें साइप्रोटिरोन एसीटेट होता है, तो वो एंड्रोजन डाउन करने में हेल्प करेगा आपकी। तो एक महीना वो दे दो, तो उससे एलएच लेवल डाउन आएगा, और फिर आप इंडक्शन शुरू करो क्लोमिफिन और लेट्रोजोल से, तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। हम्म, तो ये हुआ हमारा पीसीओएस के बारे में। क्लोमिफिन और लेट्रोजोल का इंडक्शन पूरा मैं सिखाऊंगी, पर वो सारी मेडिसिन में आएगा, थर्ड पार्ट में पोर्शन में आएगा। तो अभी मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन दिया कि पीसीओएस है तो क्या कर सकते हो आप। मेटफॉर्मिन और आयनोसिटोल फॉर 3 to 4 months, दूसरे महीने से आप क्लोमिफिन और लेट्रोजोल इंडक्शन स्टार्ट करो। ये सारा 4-6 महीने करो, नहीं होता है तो उसको ड्रिलिंग करना पड़ेगा। अभी आया टाइप 3N ओव्यूलेशन, हाइपर 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 हाइपो, सॉरी। तो उसमें क्या होगा, एफएसएच एलएच हाई होगा, तो इट इज अ केस ऑफ प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। इट इज अ केस ऑफ प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। तो उसमें मैंने देखा कि एफएसएच मोर देन 20 होगा तो इट इज गोइंग इन द फेलियर। किसमें देखने को मिलेगा, इडियोपैथिक। इसका कोई पक्का रीजन नहीं होता है, पर किसी को कैंसर हुआ हो, कीमो लिया हो, तो ओवेरियन फेलियर हो सकता है। उसमें देखिए ये ओवरी, आपने पीसीओएस की ओवरी देखी थी, मैंने दिखाई थी। अभी आप ये देखिए फेलियर वाली ओवरी, इसमें एक भी फॉलिकल नहीं दिखता, ये छोटे छोटे एक दो दिखते हैं, तो इट इज ओवेरियन फेलियर। डिफरेंस आपको याद होगा, पीसीओडी का हमने देखा था और ये ओवेरियन फेलियर वाली ओवरी, ये ओवरी है बीच वाली है ना वो। ये ओवरी है, पता चलता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, ओवेरियन फेलियर ही हो गया। पहले में तो चलो कम था तो दे सकते हैं, दूसरे में एलएच है तो हम कुछ भी मेडिसिन देके डाउन करेंगे, पर यहां तो फेलियर ही हो गया, मींस ओवरी में एक भी अंडा बचा ही नहीं है। उसका आप एएमएच वैल्यू कराओगे ना तो 0.01 आएगा, 0.5 आएगा, तो इट इज टोटल फेलियर। तो यहां पे उसके अंडे काम नहीं करेंगे।
तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी विथ ओवम डोनेशन। वो क्या है, पेशेंट के अंडे नहीं बनते हैं, तो हमें अंडे उधार से लेने पड़ेंगे, लाइक ब्लड बैंक। कोई एक लेडीज है, वो अपने एग डोनेट करेगी। कैसे डोनेट करेगी, सिंपल, जैसे हम नॉर्मल का स्टिम्युलेशन करते हैं, ऐसे हम दूसरी लेडीज का ओवरी का एग स्टिम्युलेट करेंगे, और ओव्यूलेशन होने की तैयारी होगी, उसके 1 घंटे पहले उसके अंडे निकाल लेंगे उसके शरीर से बाहर से। वो एग को इस पेशेंट के हस्बैंड से फर्टिलाइज करेंगे लैब में। उसमें से जो एम्ब्रियो बनेगा वो पेशेंट में रख देंगे। तो इसको बोलते हैं आईवीएफ प्ली विथ ओवम डोनेशन साइकिल। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या रिपीट करूं, क्या करूं रिपीट? हाँ, ओवम डोनेशन ओवम डोनेशन किसे बोलते हैं, आईवीएफ विथ ओवम डोनेशन किसे बोलते हैं, कि जिसका अंडा नहीं बनता है, आइदर वो प्राइमरी ओवेरियन फेलियर है और आइदर ड्यू टू एज। कई पेशेंट होते हैं 42 40 टू 44 ईयर एज के होते हैं, तो उसमें कुदरती नेचुरली ड्यू टू एजिंग प्रोसेस एग नहीं बनते हैं, पर उसे प्रेगनेंसी रखनी है। तो ऐसे केसेस में जो आईवीएफ करते हैं, टेस्ट ट्यूब करते हैं, उसको बोलते हैं आईवीएफ ओडी साइकिल। ओडी मीन्स ओवम डोनेशन। वो कैसे होता है, जो पेशेंट होता है ना, उसमें हमारा एम होता है कि उसके सिर्फ एंडोमेट्रियम बनाए हैं, तो वो दवाई से बनेगी। अभी बच्चा रखने के लिए एग चाहिए, तो एग कहां से आएगा, ओवम डोनर से आएगा। ओवम डोनर कौन बनेगा, जैसे ब्लड डोनर होते हैं, ऐसे हमारे पास एग बैंक रहती है, टेस्ट ट्यूब वाले सेंटर के पास एग बैंक होती है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी लेडीज होती है, उसको हम बोलते हैं कि आप अपने एग डोनेट करना हो तो कर सकते हो। मोस्टली एग डोनेशन में हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं, कोई ऐसे अपने एग डोनेट नहीं करता है। तो उसको 10 या 12 दिन के लिए इंजेक्शन लेना पड़ेगा, उससे हम उसके ओवरी को स्टिम्युलेट करेंगे, उसका एग बनाएंगे, मैच्योर्ड एग। जब उसका ओव्यूलेशन की तैयारी होगी, उसके 1 घंटे पहले मैं उसके सारे एग निकाल लूंगी, उसको मैं लैब में ले जाऊंगी मेरी। वहां पे उस जो पेशेंट है ना, उसके हस्बैंड से हम एम्ब्रियो बनाएंगे, और जो एम्ब्रियो बना उसको हम ये पेशेंट में रख देंगे। तो इसको बोलते हैं आईवीएफ विथ ओवम डोनेशन साइकिल। समझ में आया अभी? अभी टाइप 4 है वो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, मीन्स प्रोलैक्टिन हाई है। मैंने बोला माइक्रोएडिनोमा, मैक्रोएडिनोमा, कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें प्रोलैक्टिन मोर देन 25। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसमें नहीं है, पीछे आएगी, पर मैं बोल देती हूँ। इसमें हम देते हैं टैबलेट कैबरगोलिन। लिखना हो तो लिख लीजिए आप। हाइपर प्रोलैक्टिनियमी की सिंपल ट्रीटमेंट है, जब 25 से ज्यादा हो तो टैबलेट कैबरगोलिन 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस अ वीक फॉर 8 वीक्स, फॉर 2 महीने के लिए। हफ्ते में 2 बार कैसे दोगे, मंडे थर्सडे या ट्यूसडे फ्राइडे, जो भी करके 2 महीने तक देने की। साथ में पेशेंट को बोलने का, इस दवाई से आपको वॉमिटिंग होगा, नोशिया होगा, चक्कर आएगा, पर इससे आपका काम बन जाएगा। सो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की ट्रीटमेंट है टैबलेट कैबरगोलिन 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस अ वीक फॉर 2 मंथ्स। आया समझ में? अभी आया ट्यूबल फैक्टर।
ट्यूबल फैक्टर में कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे?